स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिल्मी नेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कागज 2 को, जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, जहाँ पर हम उदय और सचिन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। असल में सचिन उदय का पड़ोसी है और दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। दोनों का ही बचपन से सपना था कि वो आर्मी में जाए, तो बस दोनों अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे, जहाँ पर अकेडमी में सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसे उदय किसी तरह से पूरा कर रहा था। अब उदय की गर्लफ्रेंड भी थी तनु नाम से, जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाती है। उदय को उसकी याद आ रही थी, इसलिए वो तनु से बात कर पाए तो सचिन उसे एक स्मार्टफोन छिपा कर देता है, क्योंकि अकेडमी में फोन रखना अलाउड नहीं था। फिर जैसे उदय बाहर जाकर तनु को फोन करने वाला था, तभी उसे एक सीनियर पकड़ लेता है और वो दोनों को इसके लिए काफी कड़ी सजा सुना देते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती नहीं टूटती। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान सभी को ऊंचाई से पानी में कूदना था, लेकिन उदय को ऊंचाई से डर लगता था, तब वो कूदने से साफ इनकार कर देता है, जिसके कारण उदय को और भी ज्यादा फटकार के साथ सजा दी जाती है। कहीं न कहीं उदय यहाँ पर खुश नहीं था। वो सचिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर आर्मी में क्यों आए हो। सचिन कहता है कि मेरी फैमिली के लगभग ज्यादातर लोग किसी न किसी फोर्स में जरूर है, इसलिए मैं भी यहाँ गया। इस पर उदय कहता है कि मैं भी फैमिली की वजह से यहाँ आया हूँ, लेकिन एक टूटी हुई फैमिली के कारण बचपन में ही मेरे पेरेंट्स अलग हो गए और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, वो भी उस वक्त जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से उस वक्त डाउन हो गया और मैं डरने लगा। तभी मुझे फट्टू कहते थे, इसलिए मैं यहाँ आया ताकि साबित कर पाऊँ कि मैं फट्टू नहीं हूँ, पर शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। इस पर सचिन उसे मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, साबित कर दो और दोबारा से उठकर खड़े हो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से उदय उदास था, जिससे सचिन जब उसकी उदासी का कारण पूछता है तो उदय बताता है कि कल तनु का बर्थडे है, मिलना तो छोड़ो मैं उसे विश भी नहीं कर सकता। इस पर सचिन कहता है कि ठीक है। बस फिर क्या था, ये दोनों बंक करके तनु से मिलने जाते हैं, जो कि उदय को देखकर काफी खुश होती है। फिर दोनों मिलकर तनु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो चली जाती है। इसी बीच उदय देखता है कि कुछ गुंडे एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ वो सचिन के रोकने के बावजूद उन्हें खूब मारता है, पर इसके कारण इन दोनों के बंक का पता आर्मी में चल जाता है, जिसके लिए आर्मी में इन दोनों को ही एक साथ डिमोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ उदय साफ साफ कह देता है कि मैं IMA में नहीं रहना चाहता, तो बस उदय को IMA से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन 5 लाख का ड्यू उसे चुकाना था, जो कि सचिन के पिता दे देते हैं। सचिन उदय से पूछता है कि भाई तूने ये क्यों किया, जिस पर उदय जवाब देता है कि यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा था, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। बाकी तुम भी सावधान रहना, नहीं तो किसी दिन तुमको एक गोली लगेगी और किसी को तुम याद भी नहीं रहोगे। उसकी ये बातें सुनकर सचिन उसे टेबल ऑफ लॉर्ड सोल्जर्स दिखाता है, जिसमें उन सोल्जर्स के लिए खाने पीने की चीजें रोज इस उम्मीद में रखी जाती हैं कि शायद वो किसी दिन लौट आए और उन्हें उनकी टेबल सजी हुई मिले। ऐसा सम्मान लाखों करोड़ों की नौकरी में भी नहीं मिलता, जो कि एक इंडियन सोल्जर को मिलता है। उदय कहता है कि शायद मैं इस सम्मान के लायक ही नहीं हूँ। इतना कहकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब वह IMA छोड़ने के फैसले के बारे में सबसे पहले तनु को बताता है, जो कि उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि आंटी गुस्सा करेंगी, लेकिन तुम आज ही उन्हें बता देना कि तुम IMA छोड़कर आए हो। उदय इसके बाद अपने घर में जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को देखता है। उनके पूछने पर वो कहता है कि मैं सिक लीव लेकर आया हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मुझे थोड़ी चोट लग गई थी। तभी वो देखता है कि उसकी माँ के फोन पर किसी अभिजीत का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उदय का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उदय की माँ और अभिजीत एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात उदय को पसंद नहीं थी। अगले दिन वो फिर से अच्छे मूड के साथ अपनी माँ से IMA छोड़कर आने की बात बताने वाला था, पर तभी उसकी माँ के फोन पर राज यानी कि उदय के पापा का फोन आता है, जिन्होंने काफी सालों के बाद उन्हें फोन किया था और उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। साथ ही वो चाहते थे कि उदय उनसे मिलने आए, लेकिन उदय मना कर देता है। इस तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन तनु उदय से मिलने आई थी। तभी IMA से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट आता है, जिसे देख उदय की माँ सब समझ जाती है। वो उदय को उसके लिए काफी सुनाती है, लेकिन ये अभिजीत उसे इस तरह उदय को डांटने से मना कर रहा होता है, जिस पर उदय उसे बाहर वाला बोलकर उससे बड़ी बदतमीजी से पेश आता है और गुस्से में फैसला करता है कि वो अपने पिता के घर जाएगा। फिर उदय तनु के साथ अपने पिता राज के घर पहुंचता है, जिसे तनु छोड़कर चली जाती है। यहाँ उदय को देखकर राज का खास आदमी नंदन उसका स्वागत करता है। दरअसल राज पेशे से एक लॉयर है। वो जब अपने बेटे के आने की खबर सुनता है तो वो काफी खुशी खुशी उससे मिलने आता है, पर शायद बचपन में छोड़कर जाने के कारण उदय उसे माफ नहीं कर पाया था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो आप मुझे बस अपना मेहमान ही समझना। इस पर राज उसे गेस्ट रूम रहने के लिए देता है, जिस चीज को देखकर उदय और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि राज को ब्लड कैंसर है और उन्हें किसी मैचिंग इंसान की बोन मैरो की सख्त जरूरत थी। इस पर डॉक्टर राज से कहता है कि आपके बेटे की बोन मैरो आपसे मैच कर सकते हैं, लेकिन राज इसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उदय ने हाल ही में IMA ज्वाइन किया है, इसलिए ये करना उसके लिए सही नहीं होगा। उसी दिन शाम को राज का हालचाल जानने के लिए रस्तोगी नाम का आदमी आता है, जिसका कोई केस इस एरिया के पॉलिटिशियन देवरंजन के खिलाफ राज लड़ रहा था। रस्तोगी बताता है कि आजकल देवरंजन के आदमी किसी गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। उसका इतना कहना ही था कि तभी वह देवरंजन का बेटा घर में घुस आता है और वो राज से कहता है कि आप ये केस पब्लिसिटी के लिए लड़ रहे हो, शौक से लड़ो, लेकिन मेरे पिता को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राज उसकी इन धमकियों से नहीं डरता और वहाँ ये सब उदय भी देख रहा था। बस फिर क्या था, राज के जवाब से बौखलाकर देवरंजन का
बेटा मार से चला जाता है। जिसके बाद एक रात देवरंजन के आदमी राज के घर पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये देख उदय पहले अपने पिता को सेव करता है, फिर बाहर जाकर उन गुंडों को बुरी तरह से मारता है। अगली सुबह उदय नंदन से पूछता है कि क्या पापा का ये रोज का काम है, ये तोड़फोड़ और नेता लोगों से दुश्मनी वगैरह। नंदन उसे बताता है कि तुम अपने पापा को गलत समझ रहे हो। यहाँ बातों ही बातों में नंदन उदय से राज की बीमारी के बारे में भी बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उन्हें बस तुम अपनी बोन मैरो देकर सही कर सकते हो। अब जब उदय ये सुनता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि उसके पिता ने उसे सिर्फ बोन मैरो देने के लिए बुलाया है। फिर वो अपने पिता से जाकर कहता है कि मैं आपको बोन मैरो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि हमारे बीच बाप बेटे जैसा कुछ भी नहीं है और ये तो बस एक डील है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मैंने IMA छोड़ दिया है और अपने पिता की पूरी बात सुने बिना ही वो घर से चला जाता है। फिर जब वो बस में बैठने वाला था तो वहाँ उससे मिलने रस्तोगी आता है। यहाँ अब रस्तोगी उदय को अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। असल में रस्तोगी की एक बेटी थी और उसका नाम आर्या था। आर्या ने UPSC टॉप किया था और वो IAS ऑफिसर बनने वाली थी, जिस वजह से उसके घर मानो जैसे मेला ही लग गया था। आर्या के माता पिता भी उससे काफी खुश थे। इसी खुशी में ये लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे, जिसके लिए इन्हें पैकिंग करनी थी। सबके जाने के बाद ये लोग इसी काम में लग जाते हैं। अब जब आर्या स्टूल पर चढ़कर कुछ सामान निकाल रही होती है, तभी एकदम से संतुलन बिगड़ने की वजह से वो गिरती है और उसका सर टकरा जाता है। फिर जैसे उसके माता पिता देखते हैं तो आर्या उठ खड़ी होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई चोट नहीं लगी हो, पर तभी कुछ ही देर में वो सीधा बेहोश हो जाती है और इस बार वो नहीं उठती। तब रस्तोगी तुरंत अपने पड़ोसी के पास जाते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी से आर्या को हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में देर हो जाएगी। अब ये लोग थोड़ी दूर गए थे तभी देवरंजन की चुनावी रैली की वजह से आगे जाम लग जाता है। अब गाड़ी ना तो आगे बढ़ पाती है और ना ही पीछे जा पाती है। रस्तोगी जल्दी से जाकर वहाँ खड़े पुलिस वालों को बताता है कि मेरी बेटी का समय से हॉस्पिटल पहुँचना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। लेकिन बिना रैली गए कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर किसी तरह से रैली उस जगह से जाती है और ट्रैफिक क्लियर होता है, जिसके बाद ये लोग जल्दी से आर्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ रस्तोगी को डॉक्टर से पता चलता है कि वो 15 मिनट लेट हो गए। आर्या के सर में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। अगर ये लोग जल्दी उसे लेकर पहुंच जाते तो आर्या की जान बच जाती, यानी कि उस रैली की वजह से आर्या की जान चली गई, जिसकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी। फिर रस्तोगी उदय से कहता है कि अक्सर हम ऐसे ही कह देते हैं कि ये मर गया वो मर गया, पर जब कोई अपना जाता है ना तो पता चलता है। इस चौराहे पर मेरी बेटी की जान गई थी और आज यहाँ जिंदगी नॉर्मल है। ये केस मैंने किसी को सजा दिलाने या पैसे ऐंठने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये केस इसलिए किया है ताकि आगे किसी को ऐसी मौत का सामना ना करना पड़े जिस तरह मेरी बेटी की जान गई, और मैं मरते दम तक सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसके बाद सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते कि रस्तोगी के केस को लड़ने के लिए राज मान चुके थे। वो कहते कि मैंने ऐसे बहुत से केस लड़े हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आप ध्यान रखना क्योंकि इस केस में देवरंजन का नाम है तो वो लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। रस्तोगी कहता है कि ना मुझे कुछ पाने की चाह है और ना ही कुछ खोने का डर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस पहली तारीख लगती है जिसमें राज जज से डिमांड करते हैं कि ये केस एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस है, तो मैं चाहता हूँ कि इस केस में डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स को बुलाया जाए, चाहे वो DM हो या फिर SP सिटी, क्योंकि जब भी कोई रैली निकलती है तो लोगों की सुरक्षा के लिए यही लोग जिम्मेदार होते हैं। साथ ही राज ये भी मांग करते हैं कि देवरंजन को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए, जिसके लिए जज मान जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। फिर रस्तोगी उदय से बताता है कि तुम्हारे पिता ने सभी ऑफिसर्स को कोर्ट में घसीट लिया था, पर इस दौरान उनके कैंसर के बारे में पता चला। मैंने उनसे कहा था कि वो केस छोड़ दें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि अब मैं इस केस के साथ साथ अपनी जिंदगी का केस भी भगवान से लड़ूंगा। फिर वो कहता है कि मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बोन मैरो के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आखिरी समय में देखने के लिए बुलाया था। अब रस्तोगी की कहानी और ये सारी बातें सुनने के बाद उदय का मन भर आता है और वो वापस अपने पिता के पास चल देता है। फिर अगले दिन से उदय भी राज के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो अपने पिता के साथ जाता है। उदय अपने पिता से सवाल करता है कि आप इस हालत में भी ये केस क्यों लड़ रहे हो, आर्या तो आपकी कुछ लगती भी नहीं है। इस पर राज अपने बेटे से कहते हैं कि उस वक्त जाम में फंसे लोगों ने अगर कोशिश की होती तो शायद आज आर्या जिंदा होती, पर लोगों ने सोचा कि जो मर रही है वो भला हमारी लगती ही क्या है, और ये दुनिया इस तरह से नहीं चलती। किसी की लड़ाई को लड़ने के लिए कोई अनजान या पराया ही सामने आता है, अगर ये चैन टूटी तो पूरी सोसाइटी ही नष्ट हो जाएगी। बस यही मेरा मोटिवेशन है। फिलहाल ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ जज के सामने राज पहले DM और बाकी अधिकारियों से पूछता है कि जब नेताजी ने रैली की तो उसकी परमिशन आप लोगों ने तो दी होगी कि जिस कागज पर आपने साइन किया है उसमें लिखे सभी दिशा निर्देश पूरे किए गए या नहीं। इस पर उन लोगों के सर झुक जाते हैं। अब बारी आती है पुलिस की, यानी कि SP सिटी और SI की। इन लोगों से पूछा जाता है कि अगर वो चौराहा खाली नहीं था तो किसी और रास्ते से ट्रैफिक को मोड़ा गया क्या। पता चलता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था जहाँ से 4 व्हीलर टाइप गाड़ियाँ जा सके। अगला सवाल था कि पुलिस ने आर्या को बचाने के लिए क्या किया, और इसका जवाब भी उनके पास नहीं होता। अब सामने वाला वकील उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने आर्या का पोस्टमार्टम किया था। वो डॉक्टर पूछने पर कहता है कि आर्या को 15 मिनट बाद लाया गया, ये पूरी तरह से उसकी मौत की वजह नहीं हो सकती, यानी कि 100% नहीं था कि वो लेट आने से ही मरी है। राज तर्क देता है कि कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, और क्या उस लड़की का जीने का कोई अधिकार नहीं था। आखिर में बारी आती है देवरंजन की, जो राज से बताता है कि हमारी रैली रोड से गई थी, लेकिन रैली हमारी एक मैदान में होने वाली थी।
जिसके लिए हमने पहले से ही सबके साइन और इजाजत ले ली थी, लेकिन भीड़ होने के कारण आर्या की मौत का पता नहीं चला। हालांकि हमें उसकी मौत का दुख है, पर क्या उसे एक लड़की के लिए हम रैली और हड़ताल करना ही छोड़ देंगे? राज उन्हें बताता है कि उस वक्त न्यूज चैनल को आप काफी देर तक अपनी फोटोज दे रहे थे, जिसका उन्होंने सीधा प्रसारण किया था। फिर इस केस को लड़ते हुए अचानक से राज की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ते हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब और देर नहीं कर सकते थे, इसलिए उदय अपनी बोन मैरो देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता का परफेक्ट मैच था। कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस होता है और सफलता के साथ उदय की बोन मैरो उसके पिता में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस बारे में जब उदय की माँ को पता चलता है तो वो उसे देखने आती है और यहाँ अब राज खतरे से बाहर थे। तब उसकी माँ उदय को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर उदय मना कर देता है, क्योंकि उसे तो अपने पापा के साथ वो लड़ाई अंत तक लड़नी थी। और उदय की माँ को उसके फैसले पर गर्व भी होता है और वो चली जाती है। फिर उदय अपने पिता की काफी सेवा करता है और उन्हें दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। इसी बीच राज अपने बेटे से बताता है कि असल में मेरा उस वक्त एक लड़की से अफेयर हो गया था, इस कारण तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि कभी उससे माफी मांग सकूं। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर तुम्हें अपनी माँ और अभिजीत के रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। और यहाँ दोनों बाप बेटों के बीच सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इसके बाद उदय तनु की मदद से सोशल मीडिया के जरिए रैलियां धरने वगैरह के कारण हो रहे लोगों के नुकसान के बारे में बात करता है और इस केस को एक आंदोलन के तौर पर बढ़ा देता है। अब जब कोर्ट की अगली तारीख आती है तो उदय कई लोगों के साथ देवरंजन की गाड़ी को घेर लेता है और जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाता है। अब देवरंजन को कोर्ट टाइम पर पहुंचना था, साथ ही वो नारे लगाने वाले इंसानों का कुछ कर भी नहीं सकता था और ऐसा करके उदय इन रास्ता रोके जाने का दर्द और तकलीफ समझाना चाहता था। इस वजह से देवरंजन कोर्ट देर से पहुंचते हैं और वहाँ पर राज 3 लोगों को पेश करता है जिन्होंने उस ट्रैफिक जाम में रैली की वजह से कुछ न कुछ खोया था। एक आदमी का बेटा बीमार था, वो फ्लाइट लेकर उसके पास नहीं पहुंच पाया और उससे मिलने से पहले ही उसके बेटे की मौत हो गई। एक आदमी को अपनी नई नौकरी से रैली की वजह से हाथ धोना पड़ा था और एक लड़की तो पूरे 1 घंटे देरी से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पहुंची थी, जिस कारण उसका पेपर छूट गया और पूरा साल ही बर्बाद हो गया। रस्तोगी जज से कहता है कि ये रैली धरने और प्रदर्शन इन पार्टीज को इस तरह से करने का अधिकार कौन देता है? क्या एक आम आदमी होना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई भी उनका रास्ता रोक दे? फिर राज अपने फाइनल स्टेटमेंट में बोलता है कि इस हड़ताल और धरने के कारण देश को लाखों करोड़ों का नुकसान भी होता ही है, साथ ही आम आदमी को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। ऐसी चीजें एक आदमी के जीने के मौलिक अधिकार को छीनती हैं। इस नियम को बदलना होगा। और रही बात डॉक्टर ने जैसे बताया कि वो 1% चांस था कि आर्या बच सकती थी, तो देवरंजन की रैली ने रास्ता रोककर वो 1% चांस भी छीन लिया। यह सुनने के बाद जज कहते हैं कि कागज पर लोग सारा इल्जाम डालकर बच जाते हैं कि कागज में ऐसा लिखा था और नियम के अनुसार तो चीजें इंसान और अधिकारी ही चला सकते हैं, ना कि कोई कागज। फिर वो कहते हैं कि आगे से अगर किसी रैली या धरने से इस तरह से कुछ होता है तो उसकी भरपाई वो पार्टी करेगी जो इसकी जिम्मेदार होगी, और बच्ची की जान गई है तो इसके मुआवजे के तौर पर देवरंजन आर्या के परिवार को 1 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट 2 करोड़ देगी। साथ ही देवरंजन के खिलाफ FIR करके मुकदमा चलाया जाएगा। वहाँ DM को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी FIR का ऑर्डर होता है। साथ ही इस मामले में एक कम्युनिटी बनाकर नए कानून बनाने की बात जज कहते हैं, क्योंकि किसी भी आम आदमी के जीने के अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। अब ये केस का फैसला सुनकर रस्तोगी और उसकी बीवी रोने लग जाती हैं और राज और उदय भी खुश होते हैं। फिर मूवी के आखिरी में हम सीन देखते हैं कि उदय ने 1 साल बाद दोबारा से IM में ज्वाइन कर ली है और अब उदय से मिलने के लिए उसके माता पिता दोनों साथ में आते हैं। साथ ही राज को भी नई जिंदगी मिल गई थी, तो वो आगे ऐसे ही और भी केस लड़ने लग जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।